शिक्षा सिद्धांत पढ़ेंगे। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की जो मुख्य बातें हैं, शिक्षा सिद्धांत क्यों दिया, शिक्षा सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसका महत्व क्या है, उसकी आलोचना क्या है, उसका पाठ्यक्रम क्या है। नेट में यहाँ से कई बार प्रश्न आता है। उसकी प्रारंभिक शिक्षा और उस शिक्षा से संबंधित जो अंतर है वो भी मैंने स्पष्ट रूप से टेबल में बनाया है। उसकी आलोचना, उसका निष्कर्ष, जो अपने राजकीय महाविद्यालय के छात्र हैं बीए पार्ट 3 के, उनके लिए यहाँ से एक बड़ा प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। चलो अपने इसमें विस्तृत चर्चा करते हैं इस पे कि इसमें क्या है। अगर अपने शिक्षा सिद्धांत की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य था आदर्श राज्य के अंदर एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करना जिसमें न्याय हो, और न्याय तभी होगा जब नागरिकों में सामंजस्य हो, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्वधर्म का पालन करे, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे। लेकिन ऐसा होगा कैसे? हम मानव हैं, उनमें सामंजस्य बैठाना, प्रत्येक व्यक्ति से अपने कर्तव्य की पालना करना, ये कल्पना है। और ये अब कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से नागरिकों को इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं? इसके लिए प्लेटो ने 2 साधन बताए थे, एक शिक्षा और एक साम्यवाद, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसीलिए प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि आदर्श राज्य की स्थापना करना, और इसके 2 साधन उन्होंने बताए थे, पहला साम्यवाद, दूसरा शिक्षा। इसलिए हम प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है उसकी मुख्य विशेषताएं, उनके उद्देश्य और विशेषताओं की बात करें तो पहला उद्देश्य था उसका सामाजिक कर्तव्य परायणता की स्थापना करना। जैसा बार्कर कहते हैं कि प्लेटो शिक्षा को एक ऐसा सामाजिक प्रक्रिया मानता है कि उसमें समाज का जो प्रत्येक घटक है उसमें एक ऐसी सामाजिक चेतना, सोशल कॉन्शियसनेस निकल करके आए, जिसमें नागरिकों में समाज के प्रति अपने कर्तव्य पालन की, अपने स्वधर्म के पालन की एक सीख मिले, और उससे व्यक्तियों में सामंजस्य होगा और न्याय भी होगा। दूसरा था सत्य का अनुसंधान, यानी प्लेटो मानते हैं कि एक निरपेक्ष सत्य है, और इसलिए मनुष्य शिक्षा जो है वो मनुष्य के ज्ञान चक्षु को खोलता है, और तभी व्यक्ति है वो इंद्रिय जगत से परे वास्तविक सत्य का भान कर सकता है, वास्तविक सत्य को पहचान सकता है। वर्चुअस नॉलेज तभी स्थापित होगा। तीसरा था वातावरण का महत्व। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, प्लेटो मानता था कि जो आत्मा है वो अनुकरण करती है, और वो जिस प्रकार का उसको परिवेश मिलता है, जिस प्रकार का उसे वातावरण मिलता है, उसी प्रकार के वातावरण में व्यक्ति का विकास होता है, आत्मा भी वैसी होती है। इसलिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है एक समुचित वातावरण को तैयार करना, इसीलिए उन्होंने शिक्षा का सिद्धांत दिया। अगला उनका मुख्य विशेषता थी शिक्षा के सिद्धांत की अंतर्निहित शक्ति का विकास करना। ये नहीं चाहते थे कि ज्ञान को बाहर से ठूसा जाए, उसके अंदर भरा जाए। ये चाहते थे कि जो व्यक्ति है उसमें पहले से ही जो गुण हैं, चाहे वो शौर्य का हो, विवेक का हो, साहस का हो, उसको ही पहचानो और उसका ही प्रखर विकास करो। अनिवार्य व राज्य नियंत्रित शिक्षा थी, यह प्रेरणा उन्होंने स्पार्टा से ली है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात इनकी है कि स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान शिक्षा की वकालत करते हैं, जो उस समय बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि नारियों को इतना महत्व नहीं दिया जाता था जितना आज। और सबसे बड़ी कमी इनकी ये थी कि इन्होंने केवल उच्च वर्ग के लिए, यानी जो अभिभावक वर्ग था, जिसमें सैनिक और शासक वर्ग थे, उन्हीं के लिए शिक्षा दी थी। उसमें उत्पादक वर्ग की अवहेलना करके इन्होंने बहुत बड़ी कमी की, जो इनकी आलोचना का कारण भी बनी। शिक्षा का पाठ्यक्रम, यहाँ से प्रश्न छोटा भी बन सकता है। इन्होंने शिक्षा को 2 भागों में बांटा, एक प्राइमरी एजुकेशन, एक हायर एजुकेशन। प्रारंभिक शिक्षा है वो 20 वर्ष तक चलेगी, 6 से 20 वर्ष तक। इसमें मुख्य रूप से एथेंस का जो प्रभाव है उसका तो यहाँ से सामाजिक पहलू लिया गया है। यानी प्लेटो कहते हैं कि जो राज्य है वो नागरिकों के चरित्र से ही बनता है, वो कोई बलूत या आग के चट्टानों से पैदा नहीं होता है। जैसे नागरिक है वैसा ही समाज और वैसा ही राज्य होगा। इसलिए उनका ये मानते हैं कि किशोरावस्था में जो बच्चा होता है वो उसका जो दिमाग होता है वो कल्पनालोक होता है, और उसमें अगर सामाजिकता के बीज बो दिए जाएं तो वो जब नागरिक बनेगा तो उसमें आदर्श राज्य की स्थापना के बीज स्थापित रहेंगे। इसलिए इसकी प्रारंभिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था चरित्र का निर्माण करना, साहस, शौर्य, इन गुणों का निर्माण करना। और इसके लिए उन्होंने 2 प्रमुख बातों पर ध्यान दिया। पहला, वो आत्मा का विकास करना चाहते हैं। आत्मा का विकास तभी होगा जब हम उसको एक अच्छा संगीत देंगे। संगीत का मतलब यहाँ कोई वेस्टर्न कल्चर वो संगीत नहीं है, नगन संगीत। यहाँ संगीत का मतलब है अच्छा साहित्य। और शरीर के लिए हम व्यायाम देंगे, यानी साउंड मॉडिफाइड माइंड। ये अगर स्वस्थ शरीर होगा तो उसमें स्वस्थ दिमाग रहेगा, और इसीलिए वो इनके लिए व्यायाम की बात करते हैं। और यह 18 साल से 2 साल के लिए उसमें सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं। 20 साल के बाद एक टेस्ट होगा, जो असफल हो जाएंगे उनको सैनिक वर्ग में रखा जाएगा, जो सफल हो जाएंगे उनको उस शिक्षा दी जाएगी। उस शिक्षा के भी ये 3 चरण बताते हैं, 20 से 30, 30 से 35 और 35 से 50 व्यावहारिक शिक्षा। ये जो इनका
मुख्य उद्देश्य है वो व्यक्ति के व्यक्तिगत पहलू पर ध्यान दिया गया है। यहाँ दर्शन की, विवेक की, बुद्धि की, इनकी बात की गई है। वो केवल और केवल अभिभावक यानी दार्शनिक वर्ग के लिए होगी। 20 से 30 वर्ग में उसे विज्ञान, तर्क, ज्यामिति और अंकगणित की शिक्षा दी जाएगी। फिर एक टेस्ट होगा, जो असफल होंगे उनको वापिस सैनिक वर्ग में भेज दिया जाएगा, और जो सफल होंगे उनको हम आगे द्वंद्वात्मक डायलेक्टिकल दर्शन की शिक्षा देंगे, और उसमें फिर एक टेस्ट होगा, और जो व्यक्ति सफल होगा उसको व्यवहारिक शिक्षा के लिए संसार के थपेड़ों में व्यावहारिक ज्ञान के लिए उसको भेज दिया जाएगा, और वही आगे जाकर के दार्शनिक राजा बनेगा। यह बात भी हम कह सकते हैं कि शिक्षा का सिद्धांत मुख्य रूप से दार्शनिक राजा के लिए दिया गया है। आलोचना होती है ये प्रजातांत्रिक है क्योंकि इसमें उत्पादक वर्ग की अवहेलना हुई है, साहित्य की भी उपेक्षा की गई है, बहुत लंबी अनवर्त है, 50 साल तक चलने वाली, खर्चीली भी है, राज्य का अनुचित नियंत्रण इस पर लगाया गया है। कहीं ना कहीं काल पॉपर कहते हैं कि इसमें अधिनायक तंत्र के बीज निहित हैं। और अगर उसके बाद अगर अपने इसकी बात करें तो इसमें व्यक्ति के विकास का भी बलिदान दिया गया है, क्योंकि इसमें केवल और केवल दर्शन की बात की गई है, और वो दार्शनिक राजा के लिए की गई है। उसमें उत्पादक वर्ग या व्यक्ति के स्वयं के गुणों की कोई चर्चा नहीं की गई है। अगर निष्कर्ष के रूप में हमें लिखना हो तो हम यूं कहेंगे कि आदर्श राज्य की स्थापना और न्याय की स्थापना, स्वधर्म कर्तव्य पालन, सामंजस्य, एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए, उसमें सामाजिकता के बीज बोने के लिए, उसमें कर्तव्य प्राणिकता के बीज बोने के लिए शिक्षा की इन्होंने बात की थी, और कहा कि शिक्षा एक निरंतर अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल शारीरिक, मानसिक या संकीर्ण शिक्षा नहीं थी इनकी शिक्षा सर्वांगीण विकास करने वाली थी। इसीलिए तो रूसो ने कहा है ना कि रिपब्लिक शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। सेबाइन भी ये कहते हैं प्लेटो ने, राजनेताओं के मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको हटाने के लिए भले ही साम्यवाद का सहारा लिया हो, लेकिन उसका मुख्य जोर है वो साम्यवाद पर ना होकर के शिक्षा पर है। थैंक्स।